सो हाय माय डियर नीट पीजी एस्पिरेंट्स, दिस इज मानस खंडूजा। स्टूडेंट्स, कल से यूपी नीट पीजी काउंसलिंग की ऑफिशियली चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आपने उत्तर प्रदेश एमडीएमएस की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करा है राउंड वन में, तो इस सेशन को जरूर देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको चारों राउंड्स के रूल्स रेगुलेशन, किस तरह से आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है, क्या एडमिशन प्रोसेस क्राइटेरिया रहता है और रेजिग्नेशन रूल्स क्या होते हैं, इन चारों राउंड्स में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस सेशन को जरूर देखें अगर आप उत्तर प्रदेश के प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को एमडीएमएस के लिए टारगेट कर रहे हो और राउंड वन या फिर आप आगे भी इसमें रजिस्ट्रेशन करने के बारे में सोच रहे हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करे। तो अगर आप यूपी नीट पीजी का ब्राउजर डाउनलोड करना चाहते हो तो ऑफिशियल वेबसाइट में आपको बता दूंगा या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। ये इसका फ्रंट पेज रहता है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। इस तरह का एक बुकलेट रहता है, सब चीजें इसमें मेंशन होती हैं। बट दिक्कत यह है कि कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को इन्होंने प्योर हिंदी में लिखा होता है, तो दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को। एक होती है साधारण हिंदी और एक होती है काफी ज्यादा टफ हिंदी, और वो यूपी नीट पीजी और यूजी दोनों काउंसलिंग में कहीं कहीं पर यूज होती है, जो बच्चों को काफी दिक्कत देती है। ठीक है ना, तो वो मैं आज आपको समझाते हुए जाऊंगा। तो अगर हम एक फ्लो चार्ट की बात करें यूपी नीट पीजी काउंसलिंग का, तो सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करा, फिर फीस डिपॉजिट, सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट और ये सारी चीजें प्लस एलिजिबिलिटी। मैं एक वीडियो बना चुका हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस सेशन में मैं नहीं बताऊंगा कि आपको कौन से कॉलेज अलाउ नहीं होते या फिर कितने कब तक आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जानी चाहिए। वो सब चीज़ें एक छोटी सी वीडियो मैंने डिस्कस करे हुए हैं, उसका लिंक अभी आपके ऊपर आ रहा होगा यहाँ पे बनकर, या फिर एंड में भी उसका मैं थंबनेल रख दूंगा ताकि आप उसे भी देखकर फीस स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज और कट ऑफ्स क्या क्या रहती हैं उनके बारे में आप आइडिया आपको लग जाए। तो अभी रिसेंटली मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हुई है और कल से चॉइस फिलिंग मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरिट लिस्ट का क्या मतलब होता है, जैसे आप सबने यूपी नीट पीजी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करा है तो आपकी ऑल इंडिया रैंक है, पर यूपी में आप कहाँ स्टैंड करते हो। आप यूपी के जो कैंडिडेट्स हैं, आपने प्राइवेट के लिए अप्लाई करा हो चाहे आपने गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करा हो, आप किस रैंक पे हो। मान लो ऑल इंडिया रैंक आपकी 22,000 है, पर यूपी में 22,000 थोड़ी होगी। मान लो यूपी में आप 500 हो, 700 हो, तो ये मेरिट लिस्ट से डिसाइड होता है। और हर राउंड में मेरिट लिस्ट आती है, क्योंकि हर राउंड में चेंजेस होंगे ना। मान लो आप फर्स्ट राउंड में 512 पे स्टैंड कर रहे थे, सेकंड पे शायद 473 पे करो, थर्ड में शायद बच्चे और आ जाए तो 550 पे आ जाओ। ओके, तो दैट वेरीज। मेरिट लिस्ट डज नॉट रिमेन सेम आफ्टर एवरी राउंड, इट चेंजेस। आपकी रैंक हर राउंड में चेंज करेगी यूपी में। फिर रिजल्ट डिक्लेरेशन होता है, उसके बाद अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड, एडमिशन एंड एंड। ओके, तो दिस इज जस्ट अ बेसिक फ्लो चार्ट, लेट अस डिस्कस इट इन अ डिटेल। तो 4 चैप्टर्स मैंने पहले डिस्कस करे हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। अब उनका पर्पस नहीं है क्योंकि कल से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रही है, तो हम यहीं से रूल्स एंड रेगुलेशन देखते हैं। तो मेरिट लिस्ट इज जनरेटेड फॉर एमडीएमएस एंड डिप्लोमा कैंडिडेट्स, एंड व्हेन वी दे जनरेट द मेरिट लिस्ट, इन सर्विस कोटा को ये कंसिडर करते हैं। मान लो आपके मार्क्स ज्यादा हो पर आपसे ऊपर एक बच्चा जिसके मार्क्स कम होंगे, क्योंकि उसके पास इन सर्विस कोटा होगा तो एडिशनल मार्क्स उसे प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, तो आप इस बात को भी ध्यान रखिए। जरूरी नहीं है आपके 500 नंबर है और आपसे ऊपर कोई बच्चा उसके 498 मार्क्स है तो उसकी रैंक ज्यादा इसलिए हो सकती है क्योंकि उस पर इन सर्विस कोटा अगर लग रहा हो, तो उस बेसिस पे पूरी मेरिट लिस्ट जनरेट होती है। ठीक है ना, वर्किंग कैंडिडेट्स को प्रायोरिटी मिलती है। फिर मेरिट लिस्ट एमडीएस यानी बीडीएस के बाद वाला जो ग्रेजुएशन होता है उनका ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे होता है। और ये जरूर बताया उन्होंने कि आप जिस भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो उसके बारे में रिसर्च कर लें, क्योंकि डिफरेंट कॉलेजेस के बच्चों केसेस चल रहे होते हैं। फीस बढ़ाने को लेकर केस, सुभारती का माइनॉरिटी कॉलेज बनने के लिए केस चल रहा है। अभी कुछ प्राइवेट कॉलेजेस की फीस एकदम से बढ़ गई, बेचारे एमबीबीएस वाले स्टूडेंट्स का तो राउंड 4 में उन्होंने जाके बढ़ा दिया। एडमिशन लेने के बाद उन्हें पता लग रहा है कि अब हमें 13 नहीं 17 लाख रुपए देने हैं एमबीबीएस का। तो आप अपने लेवल पे भी रिसर्च करो, हर कॉलेज के कुछ छुपे हुए चार्जेस होते हैं, आपको ये रिसर्च करनी होगी। अगर आप बिल्कुल अपने बजट की बाउंड्री यूज कर रहे हो, आपका 25 लाख का बजट है और आप 25 लाख वाला कॉलेज ले रहे हो, तो आपको तो पूरी रिसर्च करनी चाहिए। कि वहां जाके आपको पता लगे 1-2 लाख रुपए हर साल एडिशनल लगता है, तो फिर दिक्कत आ सकती है। तो ऑलवेज चूज अ कॉलेज विच इज लेसर देन योर बजट। अगर आपका मैक्सिमम बजट 60 लाख है ना, तो ऑलवेज चूज अ कॉलेज फॉर 50 to 55 लाख। रेस्ट 5 lakhs आर सिक्योरिटी इन केस दे हैव हिडन चार्जेस। कोई भी हिडन चार्ज, फाइन बहुत रहता है यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, तो उन सब चीजों के लिए थोड़ा बैकअप मनी आप पे होना चाहिए। कभी भी बाउंड्री लिमिट मत यूज करना, यूपी में दिक्कत हो जाएगी।
फिर ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कल से स्टार्ट होगी। ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर अपनी नीट, रोल नंबर एंड पासवर्ड से अपना रजिस्ट्रेशन आपने करा होगा, उससे आप लॉग इन कर सकते हो। कितने भी कॉलेज आप भर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। बट यही है, रिसर्च कर लेना और कोर्स कौन सा भर रहे हो देख लेना। आपको चाहिए थी साइकियाट्री, आपने भर दी पैथोलॉजी और आपको मिल गया। ठीक है ना, तो हर चीज आप भरे तो बहुत ध्यान से भरें। और एक इन्होंने बोल्ड में एक चीज लिखी है, मतलब उसका इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा होगा इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन करा है। जब भी आप पूरी अपनी चॉइस फिलिंग कर लो ना, जो भी आपको कॉलेज चाहिए आप भर लो, उसके बाद आप लॉक करना मत भूल जाना। अगर आपने लॉक नहीं करा तो फिर वो कंसिडर ही नहीं करा जाएगा, फिर आप बाहर। पहले राउंड से मान लो आपने सारे कॉलेज भरे, आपकी रैंक भी अच्छी थी, आपने लॉक नहीं करा, तो फिर वो कंसिडर ही नहीं होगा और आप राउंड 1 से ऑटोमेटिकली बाहर हो गए। अलग से लिस्ट आती है ऐसे बच्चों की हर साल। होते हैं बच्चे जो लॉक नहीं करते, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीजों में लापरवाही कर जाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है ना। अब भाई इतना प्रेशर है कॉलेज की रिसर्च का, और ये लॉक वाली चीज मान लो रह जाती है लास्ट मोमेंट पे, अगर इन्होंने छोड़ा और नेटवर्क काम नहीं करा, वेबसाइट बोल जाती है आखिरी दिनों में, और आप लॉक करना रह गए तो फिर रह गए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। इट इज अ वेरी क्रूशियल पॉइंट दैट यू शुड लॉक आफ्टर फिलिंग ऑल द चॉइसेस दैट यू आर लुकिंग फॉर एमडी एंड एमएस। वंस द चॉइस इज लॉक्ड देयर कैन नॉट बी एनी मॉडिफिकेशन ऑल्टरेशन। अब ये भी बहुत बड़ी चीज है, मान लो आपने ऐसा कॉलेज भर दिया जो आपको नहीं चाहिए था, बाद में रियलाइज हुआ कि यार ये दिखा 12 लाख रहा है, इसका केस चल रहा है, फीस इसकी 22 हो सकती है, रिसर्च कर ही नहीं थी आपने, तो फिर वो ऑल्टर नहीं हो पाएगा, फिर आप गए। तो इन सब चीजों को जरूर ध्यान रखें। सीट अलॉटमेंट थोड़ा बहुत 1-2 दिन के गैप के बाद चॉइस फिलिंग के, सीट अलॉटमेंट मेरिट के बेसिस में हो जाती है, और जो आपने प्रायोरिटी में ऊपर रखा रहता है वो आपको मिलता है। अगर आपने ही गलत भरा है तो फिर आपको ऑब्वियसली अपनी कैलिबर और अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग कॉलेज नहीं मिलेगा। आपने बेकार कॉलेज ऊपर भर दिया, अच्छा वाला नीचे भर रखा है, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो अगर आप यूपी को बिलोंग नहीं करते तो आपको रिसर्च बहुत अच्छे से करना होगा बच्चा। यूपी में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें छुपी हुई होती हैं, और कुछ कॉलेजेस का अलग चीज़ा रहता है। तो अगर आपके दिमाग में कॉलेज है, आप भर रहे हो, तो उसकी रिसर्च अच्छे से करो। वहाँ पे बातचीत करो, किसी स्टूडेंट से विजिट करो, एज अ काउंसलर आप डिस्कस करो कॉलेज के बारे में खुद, अपने ही मन से, कि भाई मैंने देख लिया एक वेबसाइट है उसमें लिखा है टॉप पे होता है तो मैंने भर दिया। नहीं, केवल बेस्ड ऑन डेटा आप किसी से बात करो, वहाँ के स्टूडेंट से हो सके तो रिसर्च करो, बट यू नीड टू डू अ प्रॉपर रिसर्च बिफोर इवन फिलिंग दैट कॉलेज। सीट अलॉटमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, वेबसाइट पे बता दिया जाएगा। फिर एडमिशन के लिए ना आपको कॉलेज में नहीं जाना होता, आपको जाना होता है नोडल सेंटर में। हर कुछ प्राइवेट कॉलेजेस को एक नोडल सेंटर अलॉटेड है, वहां पर आपको जाना होता है। एडमिशन मान लो आपको मिला चाहे राममूर्ति बरेली है, पर आपको बरेली नहीं आना, जो नोडल सेंटर है वहां पे जाओगे। अपने डॉक्यूमेंट्स में बता देता हूँ कौन से जमा करने हैं, और अपना अलॉटमेंट लेटर वहां पे लेके जाना होता है। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिले और आपको नहीं लेना तो फ्री एग्जिट अलाउ है, आप जाना ही मत। आपको कॉलेज मिला, आपको नहीं चाहिए, लगा कि यार गलत भर दिया, मत लो, राउंड 2 में दोबारा पार्टिसिपेट कर लेना, कोई नुकसान नहीं होगा। फिर सेकंड लिखा है, इफ अ कैंडिडेट हैज सिक्योर्ड द एडमिशन आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड वांट टू रीशफल और अपग्रेड। अगर आप अपग्रेडेशन चाहते हो तो फर्स्ट राउंड के बाद अपग्रेड अलाउ होता है, आप सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। आप अपना चॉइस फिलिंग करना और जो कॉलेज आपको मिला था उसे दोबारा मत भरना। ये लिखा है, इट इज एडवाइज दैट कैंडिडेट शुड नॉट फिल द सेम कॉलेज। अगर आप दोबारा भरोगे ना तो फिर वही चीज आपको दोबारा मिल जाएगी। तो आप इस बात को ध्यान रखिए, अगर आपको फर्स्ट में शारदा मिल गया तो हमें दोबारा शारदा को नहीं लिखना, अब हम शारदा से ऊपर आना चाहते हैं। ऊपर उससे कुछ ज्यादा है नहीं, प्राइवेट कॉलेजेस ब्रांच में ऊपर आ सकते हैं। तो अगर आप कोई कॉलेज की ब्रांच भर चुके हो तो वो दोबारा मत भरना। ठीक है ना, ये इन्होंने फर्स्ट राउंड के रूल्स में बताया, तो ये रूल्स तो फर्स्ट राउंड के हो गए। कन्वर्जन कैटेगरी क्या होती है, मान लो कुछ सीट्स खाली रह जाती है और कैंडिडेट्स खत्म हो गए उस कैटेगरी के, है ही नहीं, एग्जॉस्ट हो गए सारे के सारे, एसटी में है, एससी में है, सीट्स पड़ी हैं, तो सारी पीडब्ल्यूडी वाली सीट्स तो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है उसी कैटेगरी में। एसटी पीडब्ल्यूडी एसटी बन जाएगा, एससी पीडब्ल्यूडी एससी में आ जाता है। और जनरल कौन सी होती है, ये चारों जनरल होती है, और एसटी वाली एससी बनती है। एसटी में क्या रहता है ना, सीट्स रह जाती हैं, आप एसटी कट ऑफ देखना काफी ज्यादा जाती है यूपी में, तो वो एससी को मिलता है, क्योंकि वो यूआर में जाएगा तो यूआर की तो बहुत हाई हो जाएगी, इतना तो वो नहीं दे पाएंगे ना हमें। तो आप इस बात को ध्यान रखिए, लगभग बाकी सारी जो कैटेगरीज है वो जनरल में कन्वर्ट होती हैं, पीडब्ल्यूडी डायरेक्ट उसी कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाता है, और एसटी की सीट्स एससी में जाती हैं ड्यूरिंग द थर्ड राउंड। अगर ये खाली रह जाएंगी तो इनमें आ जाएंगी। अब स्ट्रे वैकेंसी राउंड्स के रूल्स, अभी मैं रेजिग्नेशन रूल्स भी आपको समझाऊंगा। कैंडिडेट्स जिनको कहीं पे भी कोई भी कॉलेज अलॉटेड है, ज्वाइंट है,
रिजाइंड है वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। जिन्होंने एडमिशन ले लिया है पीजी में, चाहे मेडिकल में चाहे डेंटल में, ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू, वो भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एलिजिबल नहीं है। इसमें रजिस्ट्रेशन दोबारा होता है, आपसे 2,000 रुपये दोबारा लिए जाते हैं, मैंडेटरी है। और अगर आपको इसमें कोई कॉलेज मिल जाता है तो और आप उसमें एडमिशन नहीं लेते तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए डिबार्ड हो जाते हो, आपकी सिक्योरिटी फीस भी जब्त हो जाती है। ठीक है, तो इफ अ कैंडिडेट इज अलॉटेड अ सीट, कैंडिडेट हैज टू रिपोर्ट एंड ज्वाइन टू द अलॉटेड कॉलेज, एल्स ही विल बी डिबार्ड, ही और शी वुड बी डिबार्ड फ्रॉम यूपी नीट पीजीएमटीएस 2025 काउंसलिंग। तो नेक्स्ट ईयर से भी जाओगे अगर लेने के बाद स्ट्रे राउंड में एडमिशन ले लेते हैं, तो फिर तो बड़ी दिक्कत होगी, ड्रॉप भी नहीं कर सकते। तो इस बात को जरूर ध्यान रखें। अभी मैं फिर से सारे रूल्स अच्छे से बता दूंगा जो रेजिग्नेशन के रहते हैं। एडमिशन प्रोसेस काफी सिंपल है। आपने अपना पोर्टल से डाउनलोड करना है एडमिशन लेटर और नोडल सेंटर में विजिट करना है। इट वुड बी मैंडेटरी, प्राइवेट की जो होती है ट्यूशन फीस जमा होती है, और माइनॉरिटी कॉलेज का कुछ उन्होंने अपनी तरफ से मेंशन कर रखा होगा वो फीस जाती है। प्राइवेट की तो देखो ट्यूशन फीस गवर्नमेंट ने फिक्स करी हुई है, वही आपको डीडी बना के ले जाना होता है। पर माइनॉरिटी का आप चेक कर लेना, आपको ट्यूशन फी का ही डीडी लेकर जाना होता है नोडल सेंटर में। कैंडिडेट्स अगर उस ड्यूरिंग टाइम में नहीं जाते तो उनकी सीट फोरफीट हो जाती है। मान लो आपको 2 दिन मिला है और आपको सीट मिल गई पर आप पहुंच नहीं पाए, तो फिर वो सीट कैंसिल हो जाती है। अब बाद में जाके रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, सर मैं ये था, फ्लाइट डिले हो गई या मुझे कन्वीनियंस नहीं मिल पाया, कन्वेंस नहीं मिल पाया। तो ऐसा चीज़ें यहाँ पे नहीं होती। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एडमिशन के टाइम पे सबमिट करने हैं, और अगर आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट गड़बड़ हो जाता है, फेल हो जाता है, तो लीगल एक्शन प्लस आपको एडमिशन आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। ये एडमिशन प्रोसेस में क्राइटेरिया में लिखा है। ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, आप इसे जूम कर सकते हो, ओ सॉरी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये डॉक्यूमेंट्स आपको ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन चाहिए, ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। सेल्फ अटेस्टेड मीन्स आपके साइन करे हुए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अलॉटमेंट लेटर, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, नीट पीजी, हाई स्कूल मार्कशीट, मार्कशीट्स ऑफ ऑल प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, एमबीबीएस पीडीएस जो भी है आपका, फिर कंपलसरी रोटेशनरी इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, पीआरसी, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है, और रीफंड तब तक नहीं होगा जब तक सारे राउंड की काउंसलिंग पूरी नहीं हो जाती। उसके 15 या 20 दिन बाद ही मान लो आपके पैसे वापस आते, चाहे वो सिक्योरिटी फीस के हो चाहे आपके टीएफ के हो। रेजिग्नेशन, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और पूरी हिंदी में लिख रखा है इन्होंने। ठीक है, तो इसे ध्यान से मेरे साथ समझना बच्चों। रेजिग्नेशन रूल्स ही बच्चा नहीं समझ पाता और दिक्कत हो जाती है उसे। तो रेजिग्नेशन इज, सबसे पहले रेजिग्नेशन हमेशा फिजिकली होता है। आप सोचो मैं यहाँ से मेल डाल दूंगा, मैं बेंगलोर रहता हूँ और मैंने एडमिशन लिया है यूपी के बरेली में, और मैं बेंगलोर से मेल कर दूं ऑनलाइन, नहीं, आपको जाना होता है इन पर्सन। त्याग पत्र देने यानी रेजिग्नेशन देने के लिए अभ्यर्थी यानी कैंडिडेट को जिस भी कॉलेज नोडल सेंटर में आपने काउंसलिंग के एडमिशन प्रोसेस करा है वहीं जाकर व्यक्तिगत इन पर्सन उपस्थित होकर त्याग पत्र देना होगा। किसी अन्य एक्सटर्नल मीडियम से ये त्याग पत्र मान्य नहीं होगा। ठीक है, इट वुड बी नॉट वैलिड इफ इट इज डन फ्रॉम एनी अदर मीडियम एक्सेप्ट इन पर्सन। सेकेंड पॉइंट, आपका जो कॉलेज है या फिर जो भी आप नोडल सेंटर पे गए उन्हें ये ऑनलाइन अपलोड करना होगा, और फिर ये पोर्टल पे भी शो होने लगेगा कि आपने रेजिग्नेशन कर दिया है, और वो सीट की जो अवेलेबिलिटी है वो दिखने लग जाएगी। तभी ये आपका मान्य होता है यानी वैलिड होता है। तो कंफर्मेशन जरूर लें कि क्या उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल पे डाल दिया है, वरना आपको ज्यादा दिक्कत होगी। ये रूल हो गया। फर्स्ट राउंड से शुरू करते हैं, हर राउंड में क्या क्या रेजिग्नेशन रूल्स हैं। तो फर्स्ट राउंड में यदि किसी अभ्यर्थी प्रथम चक्र की काउंसलिंग में आवंटन प्राप्त कर ने मेन पॉइंट हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अगर आप ले लेते हो इसमें रेजिग्नेशन, तो ऐसे में आपको रेजिग्नेशन राउंड 2 की, आप राउंड 1 में आपको कॉलेज मिला, आपने एडमिशन ले लिया, अब आप रेजिग्नेशन देना चाहते हो तो आपको राउंड 2 की चॉइस फिलिंग के 2 दिन पहले तक देना होगा। मान लो राउंड 2 की चॉइस फिलिंग एग्जाम्पल के लिए 24 जुलाई से हो रही है, तो आपको 22 तक आप दे सकते हो रेजिग्नेशन। ऐसे में फर्स्ट राउंड में ना तो आपकी सिक्योरिटी फीस जाती है और ना ही आपकी ट्यूशन फीस कटती है। गवर्नमेंट में थोड़ा बहुत वो पेनल्टी ले सकते हैं, बहुत बड़ा नहीं लेंगे, पर प्राइवेट में आपकी जो ट्यूशन फीस है वो भी वापस मिलेगी और सिक्योरिटी फीस तो दोनों केस में वापस आ जाती है। तो फर्स्ट राउंड के रेजिग्नेशन में आपकी तरफ से कोई नुकसान नहीं होगा, आपका जितना भी पैसा है वो वापस आ जाएगा। फिर क्या लिखा है, प्रथम चक्र से प्रवेशित कोई अभ्यर्थी यदि निर्धारित तिथि व संगम के पश्चात तक त्याग पत्र देता है, तो अब ये क्या है,
मान लो आपसे ये डेट निकल गई चॉइस फिलिंग के 2 दिन वाली जो क्राइटेरिया है ना, राउंड 2 की चॉइस फिलिंग के 2 दिन पहले वाला क्राइटेरिया आप नहीं फॉलो कर पाए, उसके बाद अगर आप कोई भी चीज करते हो रिजाइन के लिए तो फिर आप पे राउंड सेकंड वाले रूल्स अप्लाइड होते हैं, जो कि मैं अभी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये तब तक वैलिड है जब तक आपने राउंड 2 की चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने से 2 दिन पहले कर लिया। अब हम बात करते हैं राउंड 2 का रेजिग्नेशन। तो राउंड 2 का रेजिग्नेशन आप आराम से कर सकते हो, आपकी सिक्योरिटी फीस जब्त हो जाती है, ठीक है। और आपको करना क्या है, कब तक है, देखो गवर्नमेंट में ऐसी स्थिति में तो कि संपूर्ण धरोहर राशि यानी सिक्योरिटी फीस 2 लाख इन द केस ऑफ प्राइवेट, और ये आपकी जब्त हो जाती है। यहाँ पे लिखा है आपको ट्यूशन फी वापस मिलेगी, जो भी ट्यूशन फी मान लो आप SRMS में ले रहे हो तो 25 लाख रहती है, और आपका हिंद बाराबंकी में भी 24 लाख है MTMS का, तो ये जो आप ट्यूशन फी जमा करोगे वो वापस आ जाती है। फिर इस में भी आप डिले हो जाते हो, मान लो आपने वो क्राइटेरिया, वही 2 दिन वाला क्राइटेरिया आप इसमें फेल हो गए, तो फिर आप पे थर्ड राउंड वाले रूल्स लगेंगे। आपकी डेट ये है कि जैसे आपको चॉइस 1 के कॉलेज से रेजिग्नेशन लेना है तो राउंड 2 की चॉइस फिलिंग के 2 दिन पहले, और राउंड 2 वाले से रेजिग्नेशन लेना है तो राउंड 3 की चॉइस फिलिंग से 2 दिन पहले तक। तो इतना तो आखिरी दिन पे डालोगे नहीं ना, जब आप गए कॉलेज में और उसी दिन आपको लग गया भाई ये मुझे अच्छा नहीं लगा, तो फिर डिले मत करना, फटाफट बच्चा। गवर्नमेंट ने साइन करने में लगा दिया 1 दिन, तो आपके 2 लाख के साथ साथ आधी ट्यूशन फी भी जाएगी, जब ये राउंड 3 का रूल मैं बताता हूँ। राउंड 3 में अगर आपको चाहिए रेजिग्नेशन, इसमें अनुमति नहीं होती, फिर भी अगर आप चाहते हो तो स्ट्रे के 2 राउंड पहले तक, वही अब राउंड 3 में है यानी मॉपअप में है, तो स्ट्रे के 2 दिन पहले तक आप ले सकते हो। ऐसे में आपकी सारी सिक्योरिटी फीस गई 2 लाख, और ट्यूशन फी का 50% चला गया, यानी 25 लाख ट्यूशन फी दे रहे हो MD कोई भी ब्रांच, क्लिनिकल ब्रांच तो 25-24 लाख ही अच्छे कॉलेजेस में, 25-50% उसका गया, यानी 12.5 लाख वो, 2 लाख की सिक्योरिटी फीस, और एक आध उन्होंने पेनल्टी लगा दी। तो बहुत ध्यान से थर्ड राउंड में रेजिग्नेशन करना। और वंस अगेन ये 2 दिन वाला क्राइटेरिया फेल हुआ तो स्ट्रे वैकेंसी के रूल आप पे लग जाएंगे। स्ट्रे वैकेंसी रूल क्या कहता है, अब यहां आपको रेजिग्नेशन चाहिए तो आपके सारे पैसे जाएंगे, सिक्योरिटी ट्यूशन फी दोनों, और आप अगले साल के लिए डिबार्ड हो जाओगे। तो इससे तो आपने बचना ही है, क्योंकि अगर आप कॉलेज ही नहीं ले रहे तो आप मतलब ड्रॉप करने वाले हो, और ड्रॉप करने के बाद जब आप नेक्स्ट ईयर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते तो कितनी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, आप ड्रॉप कर रहे हो अगले साल अच्छे कॉलेज के लिए, और आप एलिजिबल ही नहीं होगे अगले साल, तो आप यूपी नीट PG काउंसलिंग 2025 से इनएलिजिबल हो जाओगे अगर आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई कॉलेज मिलता है और उससे रेजिग्नेशन देना चाहते हो। पैसे भी जाएंगे, ट्यूशन फी भी जाएगी, सिक्योरिटी फीस भी जाएगी, और नेक्स्ट ईयर पार्ट लेने का चांस भी चला जाएगा। तो ये चारों के मैंने आपको काउंसलिंग रूल्स बताए। अगर इस सेशन से आपकी हेल्प हो तो आप लाइक जरूर करें। पेड काउंसलिंग के लिए बच्चों व्हाट्सएप वाला नंबर है, कंसल्टेंसी नहीं है उसमें, आप चाहे 1 सेशन लो, जो भी लेते हो पेड रहता है, व्हाट्सएप पे आप मुझे कर सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर ये PDF डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होके छोटे छोटे जो शॉर्ट वीडियोस होते हैं कॉलेज रिगार्डिंग आप वो देख सकते हो। सेकेंडली मैंने SRMS श्री राम मूर्ति जो टॉप कॉलेज होता है, शारदा उत्तर प्रदेश का टॉप कॉलेज, हिंद बाराबंकी भी जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनकी कट ऑफ, फीस स्ट्रक्चर और स्टाइपेंड तीनों डिस्कस करा है, जिनकी वीडियोस आपको शायद दिख रही हो इस समय, उन्हें आप जरूर देखिए अगर आप प्राइवेट कॉलेज को टारगेट कर रहे हो MD MS के लिए 2024-25 सेशन का। बॉन्ड आप सभी को पता है यूपी में मैंने एलिजिबिलिटी वाली वीडियो में बताया हुआ है 40 लाख का रहता है, ठीक है, तो आप उसके रिगार्डिंग भी सेशन देख सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, कल से मोस्ट प्रोबेबली चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। रेडियोलॉजी सबसे टफ ब्रांच रहती है, प्राइवेट कॉलेज में भी 17-18 के बाद अच्छे प्राइवेट कॉलेज में मुश्किल मिलती है। ओके, तो वंस अगेन इस चैनल जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिलती है, और आगे भी आप इसी तरह की हेल्प रेगुलर अपने टाइमलाइन पे देखना चाहते हैं। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।